नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत वाङ्मय में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाकवि बाण के बारे में। इसके बाद में हम जो BA के छात्र हैं जिन्होंने संस्कृत ले रखी है, उनके सिलेबस में शकुनाशोपदेश कादम्बरी के भागखंड से है, उसका फिर अध्ययन करेंगे। उसके पहले आज की वीडियो में केवल हम बाण के जीवन परिचय से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और हम लोग तुरंत ही अपने विषय पर आते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। महाकवि बाण के बारे में हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। महाकवि बाण का जन्म जो हुआ था वो सोन नदी के किनारे हुआ था। सोन नदी के किनारे बिहार में इनका जन्म हुआ था और ये ग्राम पड़ता था प्रीतकूट नाम का एक ग्राम, जिसके समीप सोन नदी बहती है। उसके पश्चिमी सोन नदी के पश्चिमी साइड में ये ग्राम पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। और ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण हैं। इनके वंश में सभी विद्वान लोग थे। इनका जो वंश था वो विद्वता से भरपूर था। इनके वंश में हम अभी वंशावली को जब देखेंगे तो देखेंगे ये प्रीतकूट नाम का ग्राम है। ये प्रीतकूट नाम का ग्राम जो था ये सोन नदी के बाईं तरफ पड़ता है। सोन नदी बिहार आरा जिला में है और ये इनके जो वंश था ये वात्स्यायन वंश के थे। इनके वत्स नाम के वंश में वत्स नाम का इनका जो वंशावली है, वंशावली की शुरुआत बताते हैं। हर्ष के चरित्र में इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है, इसलिए इनकी जीवन की परिचय में बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ संशयात्मक विषय नहीं रह जाता है, क्योंकि अन्य कवि जो थे उनके बारे में हमें जीवन परिचय के बारे में खास करके जानकारी नहीं रहती है। लेकिन बाण के बारे में, क्योंकि ये कादम्बरी के श्लोकों में जो कथामुख में 20 श्लोक दिए हैं, उसमें से 10 श्लोकों में लगभग अपने जीवन वंशावली के बारे में चर्चा की है। और जो इन्होंने रचना की हर्षचरित, इसमें भी इन्होंने प्रथम एवं द्वितीय उच्छ्वास में जो है अपना जीवन परिचय बताया है। तो इसलिए इनके जीवन परिचय के बारे में संशय नहीं रहता है, इसलिए इनकी जानकारी जो है जीवन परिचय की हमें पूर्ण रूप से मिल जाती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये इनके सभापति थे, इसलिए इनका जो काल है ये 7वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। चूँकि हर्षवर्धन का समय भी लगभग 650 ईसा पूर्व जो शताब्दी था, उसी के समय इन्होंने हर्षवर्धन का राज्य था, तो उसी के समय इनकी, क्योंकि सभा पंडित थे हर्षवर्धन के, और इसलिए इनका जो काल है ये 7वीं शताब्दी माना जाता है। राजाश्रय ये हर्षवर्धन के थे और ये घुमक्कड़ के किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने भारत में काफ़ी स्थानों पर घूम घूम कर शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें काफ़ी भारत के संस्कृति के बारे में ज्ञान था। हम इनके कृतियों के बारे में देखेंगे, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो इन्होंने हर्षचरित की रचना की, कादम्बरी कथा, मुकुटताडिकम नाटक और चंडी शतक। हर्षचरित आख्यायिका है। हर्षचरित्र आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है, कादम्बरी कथा है और मुकुटताडिकम नाटक है। मुकुटताडिकम नाटक है। चंडी शतक में 100 श्लोकों की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक बार किसी से इन्होंने प्रतिस्पर्धा की थी और उसके प्रतिस्पर्धा में इन्होंने चंडी शतक की रचना की थी। बाणभट्ट तीर्थ सभी जगह घूमने के बाद में जब ये आए थे तो हर्षचरित
में हर्ष राजा जो हर्ष थे, हर्ष ने इन्हें अपने सभा में बुलाया था। और जब हर्ष ने इन्हें अपने सभा में बुलाया तो ये जब पहुँचे तो ये देखने में बहुत काले थे, सांवले थे। इस कारण से हर्ष ने इनका अपमान किया था और उस अपमान में इन्होंने इनको महानायम भुजंगा बोल दिया। तो इसी का इन्होंने उत्तर देने के लिए उनके जितने राजज्ञ, जितने सभा में सभापति थे, जो विद्वान लोग थे, उनसे इन्होंने शास्त्रार्थ किया बाण ने, और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित कर दिया था। जब शास्त्रार्थ में उनके सभापतियों को पराजित किया तो हर्षवर्धन ने उन्हें मतलब बाण को हर्षवर्धन ने अपने सभापति बना दिया विद्वानों का, और वहाँ ये उन्हीं के आश्रयदाता कवि हो गए थे। और उन्होंने इन्हें बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती के उपाधि से भी सम्मानित किया। आप देख पा रहे होंगे उपाधियां में हम चर्चा करेंगे कि इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी। तो हर्ष ने इनको उपाधि दी थी महानयम भुजंगा कहकर, और बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती, जिनकी वाणी पर पूर्ण अधिकार है, ऐसे कवि हैं ये। और जयदेव और चंद्रदेव, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें देख रहे होंगे चंद्रदेव में ना आया है, चंद्रदेव में ना आया है, और जयदेव में ना नहीं आया है। जो ना है ये नहीं आया है और इसमें ना आया है। तो देखिए इसमें जयदेव को आप याद रखेंगे, पंचबाणस्तु बाणा में ना नहीं आया है और जयदेव के नाम भी ना नहीं है, लेकिन चंद्रदेव के नाम में ना है और बाणस्तु पंचानना में भी ना है। तो जिसमें ना आया होगा वो चंद्रदेव का होगा, और जो ना नहीं आया होगा वह जयदेव का होगा। और वैसे भी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा कि जयदेव ने बाणभट्ट को क्या उपाधि दी थी। तो जयदेव ने पंचबाणस्तु बाणा कहकर इनकी उपाधि दी थी, और चंद्रदेव ने बाणस्तु पंचानना की उपाधि दी थी। और इनको कहा था कि ये कविता कानन केसरी हैं, कविता कानन केसरी, कविता रूपी काव्य रूपी जंगल के ये शेर हैं, बाणभट्ट को कहा था उन्होंने। सोढल ने कहा था बाणा कवि नाम इह चक्रवर्ती, सोढल की उपाधि है बाणा कवि नाम इह चक्रवर्ती। और गोवर्धनाचार्य ने कहा था बाणी बाणो बभूव, गोवर्धनाचार्य ने कहा था बाणी बाणो बभूव। जिस प्रकार से इनका पूरा श्लोक है कि जिस प्रकार से शिखंडिनी जाता, शिखंडिनी जो शिखंडिनी नाम की थी, उसने जिस प्रकार से शिखंडी का रूप धारण किया था यश को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से बाण के रूप में बाणी ने अपना यश प्राप्त करने के लिए रूप धारण किया है। कि बाणी जो है वही साक्षात बाण के रूप में यश प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो गई हैं। इन्होंने गोवर्धनाचार्य ने ऐसा कहा था। आप मुख्य तौर पर ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कृतियां। हर्षचरित, कादंबरी, मुकुटताडिकम, चंडी शतक। उपाधियां हर्ष ने महानयम भुजंगा, बस्यवाणी कवि चक्रवर्ती, जयदेव ने पंचबाणस्तु बाणा, चंद्रदेव ने बाणस्तु पंचानना, सोढल कवि ने बाणा कवि नाम इह चक्रवर्ती, और गोवर्धनाचार्य ने बाणी बाणो बभूव। हम लोग अब वंशावली पर आएंगे और इनकी वंशावली को देखेंगे। वंशावली की बात की जाए तो ये वत्स नाम के व्यक्ति से अपने वंश की शुरुआत मानते हैं, और इनका वंश में काफ़ी अधिक विद्वान हुए। इनका जो वंश था उसमें विद्वानों की काफ़ी भरमार थी। जो विद्वता प्रधान वंश कहा जा सकता है इनका। और आपको हम अभी दिखाते हैं बाण का वंश वृक्ष कैसे बनता है। हम इसको
आपको बताते हैं। तो ये अपने जन्म, इसीलिए इनको वात्स्यायन गोत्री कहा जाता है, क्योंकि ये अपना जन्म वत्स गोत्र से मानते हैं, वत्स नाम के व्यक्ति से। तो वत्स, वत्स से कुबेर, कुबेर जो थे एक बहुत ही दानी ब्राह्मण थे और विद्वता में भी बहुत हासिल था। और कुबेर से फिर पाशुपत, पाशुपत और पाशुपत से अर्थपति, पाशुपत, पाशुपत से अर्थपति, अर्थपति के 11 पुत्र थे। अर्थपति के 11 पुत्र थे। एक मिनट, अर्थपति के 11 पुत्र थे, इनके 11 पुत्र थे। तो 11 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम है चित्रभानु। चित्रभानु, जो चित्रभानु थे यही बाणभट्ट के पिता हैं। इनकी माता का नाम राजदेवी था। इनकी माता का नाम क्या था? राजदेवी ये माता थी। राजदेवी क्या है? माता। वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, अर्थपति के 11 पुत्र और अर्थपति से फिर 11 पुत्र में से एक है चंद्रभानु, और चंद्रभानु की पत्नी का नाम क्या था? राजदेवी। और इन्हीं से उत्पन्न हुए क्या? बाणभट्ट। बाणभट्ट। और बाणभट्ट के पुत्र का नाम क्या है? भूषण भट्ट। भूषण भट्ट। भूषण भट्ट ने कादंबरी की उत्तरार्ध की कथा को पूर्ण किया है। इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट। कहीं कहीं इनका नाम पुलिंद भट्ट बताया जाता है, पुलिन भट्ट अथवा पुलिंद भट्ट। तो आप देख पा रहे हैं वत्स नाम के व्यक्ति से शुरुआत हुई है और ये इसीलिए इनके गोत्र का नाम वात्स्यायन गोत्र पड़ा। आप ध्यान रखेंगे कभी कभी वात्स्यायन गोत्र के कौन से कवि हैं अथवा बाण की कौन सी गोत्र है पूछ लिया जाता है। वत्स, वत्स के बाद में कुबेर, कुबेर से पाशुपत और पाशुपत से अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र थे जिनमें चंद्रभानु, और चंद्रभानु की पत्नी का नाम राजदेवी था। राजदेवी जो हैं ये बाणभट्ट की माता जी हैं और चंद्रभानु जो हैं पिताजी हैं। और बाणभट्ट इनके पुत्र हैं। तो बाणभट्ट जी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाणभट्ट याद रखेंगे आप, बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी, और इनके पुत्र का नाम, बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। तो हम जान जाएंगे और आगे बात करते हैं। तो मार्कर का कलर, हाँ, इन्होंने रीति, रीति की बात करें कि कौन सी रीति अपनाई है, तो रीति, इनकी प्रिय रीति पांचाली ही मानी जाती है और इन्होंने पांचाली रीति को माना है। पांचाली रीति में अपनी रचनाएं की हैं। और कादंबरी जो कथा है, कादंबरी जो कथा है इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कादंबरी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। एक मिनट, कादंबरी जो है ये सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। हम लोग जब सुखनासोपदेश के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें कि कादंबरी के कथानक की बात करेंगे, पूरी कथानक को हम समझेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद में सुखनासोपदेश का रोचक अध्ययन करेंगे, शब्दशाह उसका अध्ययन किया जाएगा। तो जो लोग स्नातक कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी ये इस वीडियो में सुखनासोपदेश के सिलेबस है, सुखनासोपदेश पढ़ा जाता है, तो सिलेबस के लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रीति इनकी पांचाली थी, आप लोग अध्ययन में देख रहे हैं, रीति पांचाली थी, और कथा कादंबरी जो थी ये विशेष रूप से इनकी प्रसिद्धि है। कुछ लोग कादंबरी को क्लिष्ट मानते हैं, कादंबरी को कुछ लोग क्लिष्ट माने हैं, लेकिन कादंबरी क्लिष्ट नहीं है।
कादम्बरी को क्लिष्ट माने हैं, लेकिन कादम्बरी जो है क्लिष्ट नहीं है, क्योंकि एक उक्ति आई है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपना रोचते, अर्थात कादम्बरी का रसपान करने वालों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। और तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाणभट्ट के किस रचना को कहा गया है कि जिसका रसपान करने से, किस रचना का रसपान करने से व्यक्ति को आहार या भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि कादम्बरी के बारे में ऐसा कहा गया है कि आहारो अपना रोचते, जिसका रसपान करने के बाद भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं शुकनासोपदेश चालू करेंगे, विस्तार उसको अध्ययन करना। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे वीडियो, और जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।